तो दोस्तों हाल फिलहाल के सालों में साउथ कोरिया भी अपने आप को उन कुछ गिने चुने देशों में अंदर शामिल कर चुका है जो बड़े मात्रा में आधुनिक डिफेंस इक्विपमेंटों के मैन्युफैक्चर या फिर कहे तो डेवलपमेंट कर सकता है, चाहे वो साउथ कोरिया की तरफ से डेवलप किया हुआ लाइट अटैक एयरक्राफ्ट हो या फिर हेलीकॉप्टर हो। इवन साउथ कोरिया आर्टिलरी और सबमरीन को निर्माण करके एक्सपोर्ट करने के अपने इरादे का भी जिक्र कर चुका है। दूसरी तरफ हाल ही में साउथ कोरिया की तरफ से एक बड़ा छलांग लगाते हुए अपना पहला सैटेलाइट को अपने द्वारा ही बनाया हुआ रॉकेट के सहारे स्पेस में भेजा गया और अब साउथ कोरिया और एक बड़ा छलांग लगाने का तैयारी कर रहा है। और दोस्तों ये छलांग है साउथ कोरिया की तरफ से डेवलप किया हुआ नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को रनवे में लाने को लेके। बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया अपना पहला इंडिजीनियस 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के फर्स्ट फ्लाइट का तैयारी कर रहा है और जल्द ही इस एयरक्राफ्ट का फर्स्ट फ्लाइट हो सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को साउथ कोरिया के इसी अचीवमेंट के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि साउथ कोरिया की तरफ से डेवलप किया हुआ ये नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट कितने कैपेबल है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो पिछले हफ्ते साउथ कोरिया के द्वारा अपने ही तरफ से ही डेवलप किया हुआ रॉकेट के सहारे सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद साउथ कोरिया की तरफ से अपने खुद के इंडिजीनियस 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब KF-21 बॉर्मिर को रनवे में लेने का तैयारी किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये अब अपना फर्स्ट फ्लाइट के लिए तैयार हो रहा है। तो दोस्तों साउथ कोरिया के न्यूज एजेंसीज के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है मतलब KF-21 बॉर्मिर ये अपने 50% ओवरऑल टेस्ट को कंप्लीट कर चुका है। इवन जो ग्राउंड टेस्ट किया जाना है उसका 95% को अब तक एयरक्राफ्ट कंप्लीट कर चुका है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि अब ग्राउंड टेस्ट लगभग खत्म हो गया है और एयरक्राफ्ट को बाकी के थोड़ा बचे ग्राउंड टेस्टों के बाद रनवे में ले जाने का तैयारी किया जा रहा है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के जो फर्स्ट मेडन फ्लाइट है उसे जुलाई महीने में शेड्यूल किया गया है। मतलब आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर हमें इस एयरक्राफ्ट को हवा में उड़ते हुए देखने का मौका मिलेगा। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट को 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में दर्शाया जा रहा है और दोस्तों अगर अमेरिका के द्वारा 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों को लेके जो स्टैंडर्ड या कहे तो मापदंड बनाया गया है उसे देखा जाए तो एयरक्राफ्टों में एडवांस कैपेबिलिटी होना चाहिए, जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार से शुरू करके हाई कैपेबल डेटा लिंक और एनहांस एवियोनिक्स होना आवश्यक है और साथ ही साथ करंट और आने वाले समय में कुछ हथियारों को डिप्लॉय करने का भी एयरक्राफ्टों के पास कैपेबिलिटी होना चाहिए। और इस दर पे अगर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के पास इसके अलावा केवल मात्र स्टेल्थ फीचर होना आवश्यक है। अमेरिका के पास जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है उनमें F-22 और F-35 है, जबकि जो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट है उनमें F-15EX स्ट्राइक ईगल एयरक्राफ्ट है। हालांकि दोस्तों जो KF-21 एयरक्राफ्टों को साउथ कोरिया की तरफ से निर्माण किया गया है ये 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों के मामले में कई तरीके के आधुनिक फीचर से भी लैस है, जिनमें एयरक्राफ्टों को काफी हद तक स्टेल्थी बनाया गया है और इसे एक सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी कहा जा सकता है। जिस वजह से कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि इन एयरक्राफ्टों को 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में ना रख के 4.5 प्लस जनरेशन या फिर कहे तो -5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के कैटेगरी में रखना सही होगा। दोस्तों साउथ कोरिया की तरफ से जो KF-21 बॉर्मिर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया गया है इसका मेन पर्पस है साउथ कोरियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा करना, जबकि इसके द्वारा साउथ कोरिया विदेशी हथियारों के ऊपर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसे भी घटाना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो प्रोजेक्ट है ये साउथ कोरिया के एरोस्पेस इंडस्ट्री के खाली फ्लैगशिप प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि इसमें इंडोनेशिया भी जुड़ा हुआ है और इंडोनेशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के अलावा एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को भी हासिल किया जाएगा। इवन इंडोनेशिया की तरफ से प्रोजेक्ट में करीबन 20% प्रोजेक्ट कॉस्ट को भी बेयर करने का भरोसा दिया गया है और इस प्रोजेक्ट का जो टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट है या फिर कहे तो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो करीबन $7.6 बिलियन है। रिपोर्ट में दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के समय ही इंडोनेशिया एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में एक पार्टनर के रूप में जुड़ चुका था और इंडोनेशिया की तरफ से डेवलपमेंट कॉस्ट को बेयर करने को लेके कुछ पेमेंट भी किया गया था, लेकिन साउथ कोरिया की तरफ से हाल ही में बताया गया कि इंडोनेशिया की तरफ से पेमेंट को लेके जो समझौता है वो नवंबर महीने में ही संपूर्ण किया गया और इस समझौते के मुताबिक इंडोनेशिया के द्वारा अपने जो कमिटमेंट है उसके मुताबिक 2026 तक पेमेंट किया जाएगा और इस पेमेंट में करीबन 30% पेमेंट ट्रांसफर के तहत होगा। दोस्तों रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया की तरफ से एयरक्राफ्टों को जब डेवलप किया गया तो इसमें अमेरिका की काफी हद तक मदद था। इवन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कई सारे कंपोनेंट अमेरिकन ओरिजिन का है। दूसरी तरफ अगर इन एयरक्राफ्टों को अमेरिकी F-35 के साथ कंपेयर किया जाए तो काफी हद तक डिजाइन वाइज ये एयरक्राफ्ट F-35 के साथ भी मिलता है। दोस्तों साउथ कोरियन कंपनी की तरफ से डेवलप किया हुआ इन एयरक्राफ्टों को अब एशिया के अंदर एक्सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल होने वाले एयरक्राफ्टों में एक प्रमुख एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है करीबन 65 मिलियन पर यूनिट के प्राइस में मार्केट में अवेलेबल हो
सकता है, जो कि एक तरीके से देखे तो साउथ कोरिया की तरफ से पहले एक्सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल किया हुआ FA-50 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक तो है, लेकिन कई सारे देशों में जो FA-50 इस्तेमाल हो रहा है उसे रिप्लेस करने का मौका साउथ कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों के ऑफर के साथ दिया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों अगर FA-50 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये साउथ कोरियन इंडस्ट्री मतलब कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री और लॉकहीड मार्टिन के द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया है, लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट है ये कई सारे वेस्टर्न देशों के एयरक्राफ्टों के मुकाबले में करीबन 1/3 प्राइस का है। दूसरी तरफ इसी कारण से KF-21 एयरक्राफ्ट जो है ये भी कम प्राइस का हो सकेगा, क्योंकि साउथ कोरिया ऑलरेडी कम प्राइस में एयरक्राफ्टों को डेवलप और मैन्युफैक्चर करने का एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि साउथ कोरियन एयरफोर्स के लिए जो F-35 एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है, बताया जा रहा है कि उसके मुकाबले में ये जो नया एयरक्राफ्ट डेवलप किया गया है इसका लागत करीबन आधा होगा। तो साउथ कोरिया की तरफ से डेवलप किया हुआ ये जो एयरक्राफ्ट है ये फिलहाल साउथ कोरियन बेड़े में इस्तेमाल होने वाले F-15, F-35 जैसे एयरक्राफ्टों के बराबर में उड़ान भरेगा, लेकिन कई मामलों में ये जो है F-15 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में आगे है, लेकिन कुछ मामलों में ये F-35 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में पीछे होगा। दोस्तों अगर साउथ कोरिया की तरफ से डेवलप किया हुआ KF-21 बॉर्मेयर एयरक्राफ्टों के डिटेल में हम लोग और थोड़ा जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये फिलहाल सिंगल और ट्विन सीटेड दोनों वेरिएंटों में ही तैयार किया जा रहा है। एयरक्राफ्ट के ओवरऑल जो लेंथ है वो करीबन 16.9 मीटर मतलब 55 फीट 5 इंच के आसपास है, जबकि एयरक्राफ्ट के विंग स्पैन करीबन 11.2 मीटर मतलब 36 फीट 9 इंच के आसपास है। एयरक्राफ्ट के जो हाइट है वो करीबन 4.7 मीटर मतलब 15 फीट 5 इंच के आसपास है, जबकि इसके विंग स्पैन करीबन 46.5 मीटर स्क्वायर मतलब 501 स्क्वायर फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट 11,800 किलोग्राम के आसपास है, जबकि इसके ग्रॉस वेट 17,200 किलोग्राम के आसपास है। एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,500 किलोग्राम के आसपास है, और इसका सिंपल मतलब ये है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये मीडियम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के रूप में गिना जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट में 2 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और दोस्तों ये 2 इंजन जनरल इलेक्ट्रिक के A414 GE400 के आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है, जिसका ड्राई थ्रस्ट करीबन 57.8 किलोन्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट 97.9 किलोन्यूटन के आसपास है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये मार्क 1.81 मतलब 2234 किलोमीटर पर आवर के अधिकतम रफ्तार में उड़ान भर सकेगा। हालांकि ऑल्टीट्यूड वेरी करने पे एयरक्राफ्ट के जो रफ्तार है उसमें भी परिवर्तन आएगा। एयरक्राफ्ट के रेंज को लेकर बताया जा रहा है कि ये करीबन 2900 किलोमीटर के रेंज और करीब उतना ही फरी रेंज का एयरक्राफ्ट होगा। हालांकि फ्यूल के ऊपर एयरक्राफ्ट के टोटल रेंज डिपेंड करता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट कितने ऊंचाई तक जा सकता है या फिर एयरक्राफ्ट कितना जी लिमिट तक झेल सकेगा इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट में जो हथियारों का इस्तेमाल होगा वो काफी हद तक आधुनिक हथियार होगा, और ऐसे हथियारों को कैरी करने के लिए एयरक्राफ्ट के पास 10 हार्ड पॉइंट्स है, जो कि 6 अंडर विंग और 4 अंडर फ्यूसलाज है। दोस्तों इनमें से कोई भी हार्ड पॉइंट एयरक्राफ्ट के इंटरनल वेपन बे में नहीं है, इवन एयरक्राफ्ट में कोई इंटरनल वेपन बे नहीं है, और यही इन एयरक्राफ्टों को एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट नहीं बनाता है। हालांकि इसके अलावा एयरक्राफ्ट में किसी तरीके के गन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो कि एयरक्राफ्ट के और एक ड्रॉबैक्स है। पर एयरक्राफ्ट में काफी बेहतरीन हथियारों को इस्तेमाल करने का इरादा बनाया गया है, जिनमें एयर टू एयर मिसाइल के रूप में MBDA मीटियोर, M120 AMRAAM, IRIST, M9 साइडवाइंडर जैसे मिसाइल शामिल है। एयर टू ग्राउंड हथियार के रूप में इसमें KEPD-350 और AGM-65 जैसे मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। एंटी शिप मिसाइल के रूप में इसमें AGM-84 हार्पून का इस्तेमाल किया जाएगा, और फिलहाल इसमें और भी कई तरीके के साउथ कोरिया की तरफ से डेवलप किया जाने वाले हथियारों को इस्तेमाल करने का इरादा रखा गया है, जिनमें साउथ कोरिया के शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल से शुरू करके लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल, हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल, सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल शामिल है। एयरक्राफ्ट में बॉम्ब के रूप में मार्क 81, 82, 83, 84 जैसे बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इसके अलावा इसमें GUV सीरीज के 39B SDV और CUV सीरीज के 105 WCMD बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब के रूप में इसमें JDAM, GUV 54-56, GUV 12 लेजर गाइडेड बॉम्ब और KGGB का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों एवियोनिक्स के रूप में एयरक्राफ्ट में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग पॉड, डेटा लिंक, रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर, मिशन कंप्यूटर, स्टोरेज मैनेजमेंट कंप्यूटर, मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, कम्युनिकेशन नेविगेशन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल दोस्तों अगर एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों का निर्माण का संख्या को देखा जाए तो बताया जा रहा है कि ऐसा टोटल 8 प्रोटोटाइपों का निर्माण किया गया है या फिर किया जा रहा है, जिनमें से पहला प्रोटोटाइप तो इसी साल आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर उड़ान भरेगा, जबकि एयरक्राफ्टों को साउथ कोरिया के एयरफोर्स में 2026 तक इंट्रोड्यूस करने का तैयारी किया जा रहा है। पर दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये टोटल 2 ब्लॉक में डेवलप किया जा रहा है, जिनमें जो पहला ब्लॉक है मतलब जिसका फर्स्ट फ्लाइट का तैयारी किया जा रहा है वो एक एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट होगा।
होगा। हालांकि दूसरे ब्लॉक के तहत एयरक्राफ्ट को मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के रूप में तैयार किया जा रहा है, मतलब ये हर तरीके के मिशन को अंजाम दे सकेगा, चाहे वो एयर टू एयर हो, एयर टू ग्राउंड हो या फिर एयर टू सी मिशन हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।